अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप लोग? पाकिस्तान का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर रियल स्टेट डाउन होता जा रहा है और लोगों के पास अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ सड़ रहा है। पैसे को कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है और हम ये सोचते रहते हैं कि यार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ से हम कुछ चार पैसे बना सकें। जो जिस वक्त के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 40% पे है, इंटरेस्ट रेट 22% पे है और इस वक्त हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जानने के लिए मैंने एक बहुत ही खास मेहमान को फुरकान किदवाई साहब को मैंने यहाँ बुला लिया है। वो वाई पे के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और को फाउंडर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू इब्राहिम फॉर हैविंग मी एंड आज आपने मुझे मदऊ किया है और इसी सिलसिले में हम आप लोगों को इस पे आगाही देंगे। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए। सर मैं इससे पहले कि मैं ये आगे जाऊं कि वाई पे क्या है, आपकी अर्ली लाइफ क्या है, अपने लंबे सवालात पे आऊं, मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कि बंदा पैसा कितना बना रहा है, तो वाई पे इस वक्त किस वैल्यूएशन पे है, आप कुछ इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, फिर हम वाई पे क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टअप की वैल्यूएशन इस तरह से डिसाइड होती है कि उसकी कितने परसेंट के अगेंस्ट जो इन्वेस्टर होता है यानी सरमायादार होता है वो पैसे डालता है टू ग्रो द बिजनेस। तो हमने जो लास्ट अपनी प्री सीड जब की थी लास्ट ईयर, प्री सीड इज बेसिकली आपको जो आइडिया स्टेज पे पैसा मिलता है वो हमने किया था रफली 2 मिलियन की वैल्यूएशन पे। सही। तो अभी हम इंशाल्लाह जो भी हम अपना अगला राउंड करने जाएंगे इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू 8 to 10 मिलियन की वैल्यूएशन पे। और उससे बेसिकली वैल्यू इसी तरह से डिसाइड होती है क्योंकि अभी आपके इतनी ऑडिटेड बुक्स नहीं होती हैं। तो जिस वैल्यू पे आपको सरमायादार पैसे देता है वो आपकी वैल्यूएशन डिसाइड करता है स्टार्टअप की। मतलब $8 million इज अराउंड 240 कितने करोड़, 240 करोड़, 240 करोड़ पाकिस्तानी। अभी करंटली कितनी वैल्यूएशन आपकी जो अभी प्रेजेंट है? अभी हमारी आप कह सकते हैं अगर 300 के हिसाब से देखें तो 2 मिलियन के हिसाब से आपकी मतलब कि 60 करोड़ रुपए तक की आपकी वैल्यूएशन है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और इसके साथ आपकी जो मंथली बर्न रेट है वो कितना है, मतलब प्रॉफिट में है अभी कि नहीं है, मतलब एक जनरल बात। सो स्टार्टअप्स में यूजुअली ये होता है कि अर्ली स्टेज में आपको थोड़े लॉसेस होते हैं टू रीच अ स्टेज वेयर यू बेसिकली मेक ब्रेक इवन, यानी जहाँ पे आपके अखराजात और आपकी आमदनी बराबर हो सके। सही। हमने रिसेंटली ही अपने स्टार्टअप में ब्रेक इवन स्टेज हिट करी है, जिसका मतलब ये होता है कि जितने हमारे अखराजात हैं हमने अपने अखराजात को थोड़ा सा कट डाउन किया सही ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस और अपनी आमदनी को इतना लेके गए कि हम वी आर बेसिकली हिटिंग द ब्रेक इवन। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब थोड़ा सा मैं अर्ली लाइफ की तरफ जाऊंगा कि आपने एजुकेशन जो बेसिकली आपकी है वो किस चीज़ के ऊपर है, आप जो स्टार्टअप है क्या वो एजुकेशन से ही लिंक्ड है या एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है? अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें इस बारे में। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज से पहले कोई ताल्लुक नहीं था वाईपीएस से पहले। अच्छा। और मेरा इनिशियल जो अर्ली एजुकेशन थी वो कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन से थी। मैंने एक आम कराची आइट की तरह अपनी अर्ली एजुकेशन यहाँ पे हासिल करी और उसके बाद मुझे जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था तो आई हैड मल्टीपल ऑप्शंस। उसमें आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं और आपकी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बट चूंकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही आर्ट्स की तरफ था, बट आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू टेक्निकल बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ माई मेजर, तो मैंने एक लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट यहाँ पे वजूद में आई थी 2014 में जिसका नाम हबीब यूनिवर्सिटी था। तो आई जॉइंड हबीब यूनिवर्सिटी इन 2016 एज पार्ट ऑफ द थर्ड बैच, जिसमें मेरा मेजर कंप्यूटर साइंसेस था बट मेरा माइनर मैथ्स और म्यूजिक में था। तो उसमें मैथ्स एंड म्यूजिक भी एक माइनर वहाँ पे आप परस्यू कर सकते हैं और मैथ्स भी मेरे 2 माइनर थे वहाँ पे। सो चूंकि मुझे म्यूजिक का शौक भी था तो आई स्टार्टेड लर्निंग ईस्टर्न वायलिन इन देयर म्यूजिक रूम एज वेल। तो उनका एक साउथ एशियन म्यूजिक प्रोग्राम भी है जिसके तहत मैंने अपनी म्यूजिक की जो स्टडीज थी उनको भी कंटिन्यू रखा और कंप्यूटर साइंस में मैंने अपनी जो भी एजुकेशन थी वो हासिल करी। ओके। अच्छा, तो हबीब यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, 2014 से आपने बताया। मैं चाहूँगा कि ज़रा लाइफ एट हबीब यूनिवर्सिटी थोड़ा सा आप बताएं कि वहाँ की लाइफ क्यों डिफरेंट है और मतलब हबीब यूनिवर्सिटी क्या है इनसाइड फ्रॉम इनसाइड। सो लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट का मकसद ये होता है कि बेसिकली आप अगर आपके इंटरेस्ट आपको स्पेशलाइजेशन करनी है वो हर यूनिवर्सिटी आपको मुहैया करती है। ओके। बट उस स्पेशलाइजेशन के साथ आप अपनी ब्रेथ ऑफ नॉलेज को अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यानी हम आजकल की ज़बान में कहते हैं टी शेप पीपल। टी शेप पीपल से मुराद ये होता है कि टी की जो ऊपर की वो होती है वो ब्रेथ होती है नॉलेज की और जो वर्टिकल है इज बेसिकली दी आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है। ओके। तो यूएस का ये मॉडल है लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स का। तो लिबरल आर्ट्स का मकसद ये होता है कि एक उनकी कोर होती है जिसमें उनके डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन, म्यूजिक,
जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मेजर यू हैव टू टेक इट। आप चाहे साइंस एंड इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हों, चाहे आप सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी के हों, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है, दैट इज़ वेरी यूनिक एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर आपने अपनी सारी अर्ली एजुकेशन एक स्कीमा के तहत ली होती है, तो दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी गिव्स यू अ न्यू होराइजन एंड न्यू एक्सपोजर टू योर पर्सनालिटी एज वेल। तो उसके साथ साथ आपको, और अगर आपने अपने, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस भेजा था और आपने दूसरे मेजर्स में अपनी माइनर डिग्रीज करनी है, यानी माइनर से मुराद ये होता है कि चंद आध कोर्सेज जिससे आपको उसकी भी थोड़ी सी नॉलेज हो सके, अपनी ब्रेथ ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। तो ये पढ़ाई के सिलसिले में आपको इस तरह से फ़ायदा होता है। उसके अलावा ये होता है कि हबीब यूनिवर्सिटी में जो लिबरल कोर के कोर्सेज होते हैं जो सब ने लेने होते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि जो एक क्लास होती है उसमें सिर्फ एक मेजर के स्टूडेंट्स नहीं बैठे होते, तो उसमें सारे जो डिफरेंट मेजर्स हैं उनके बच्चे मिल के साथ एक कोर्स ले, एक मिक्स क्लास होती है। तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का थोड़ा एक्सपोजर होता है, यू अंडरस्टैंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट मेजर्स। तो ये बड़ा आपको हेल्प करती है, क्योंकि अगर आपने एंटरप्रेन्योरियल लाइफ लेनी है, ये इवन जॉब मार्केट में भी जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करें। सही टू अंडरस्टैंड अदर्स पीपल्स पर्सपेक्टिव्स एंड हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर ओन वे, ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है इस तरह का एक्सपोजर। तो मतलब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो फिनटेक हम कहते हैं, इसकी तरफ जो आपको एक्सपोजर मिला, ये आपको शौक बढ़ा, ये इसका क्रेडिट हबीब यूनिवर्सिटी की वो डाइवर्स क्लासेस, डाइवर्स थिंकिंग को जाता है, या आपका बिल्कुल इसका एक सेपरेट वो है स्टोरी? बिल्कुल, देखें आप ये इससे कह सकते हैं कि हबीब बेसिकली आपको इस तरह से इक्विप कर देता है कि आपके लिए लर्निंग न्यू डोमेन इज़ नॉट अ न्यू प्रॉब्लम। सही है। सो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपकी डोमेन एक्सपर्टीज से बाहर है, सही, आपके पास वो स्किल्स और टूल्स आ जाते हैं जिससे आप वो डोमेन नॉलेज में जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब मैंने ग्रेजुएट किया हबीब यूनिवर्सिटी से, तो मेरी पहली जॉब भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म में हुई। तो वो थी डिलॉयट, यहाँ पे पाकिस्तान चैप्टर। तो उधर यूजुअली आपने सुना होगा कि फाइनेंस के बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको उस ज़माने में एक क्रेडिट रिस्क मॉडल बनाना था फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा यार मॉडल जो है, जो ये मॉडल होगा, वो एक डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड वाला बंदा बनाएगा। सो आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट टीम जिसमें क्रेडिट रिस्क मॉडल बनाना था। तो आई हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ बेसिक्स ऑफ फाइनेंस कि जिससे मैं वो मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर सकूं। तो हुआ ये कि जब मैं वो वहाँ पे कर रहा था, तो 2020 का टाइम था जब कोविड पाकिस्तान में आ गया था अप्रैल के बाद, एंड एवरीथिंग वेंट वर्चुअल। मार्च में अप्रॉक्स आ गया। हाँ, यूनिवर्सिटीज बंद होना शुरू हो गई थी, ऑफिस वर्चुअल आपके होना शुरू हो गए थे। तो उसी दौरान आई बेसिकली ओवरहर्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल, फाइनेंस पीपल, सिटिंग इन डिलॉयट डिस्कसिंग कि यार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज़ क्रैश्ड टू इट्स लोएस्ट, और अगर अब हम जो है ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो we would be able to make 3 times or 4 times of our money in no time. And I was very curious कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये एक फाइनेंस के पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई ऐसी स्कैम की भी बात नहीं करेंगे, तो बड़े नॉलेजेबल लोग हैं। तो आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि यार ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो मैंने अपनी फिर जब मैं घर आया तो रिसर्च करी। ब्लू चिप स्टॉक से मुराद ये होता है कि उस कंपनी के शेयर्स जो कि या तो 30-40 साल से एग्जिस्टेड हो, या बहुत बड़ी कंपनी एंग्रो हो गई, HBL हो गया, क्रेडिबल कंपनीज के स्टॉक्स को बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये बात करी, तो उस पर मैंने रिसर्च करी। उस वक्त मेरे एक हु यूज्ड टू बी माय बैचमेट, जो मेरे कंप्यूटर साइंस के दोस्त थे, मैंने उनसे ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी। वी बोथ डिड अ प्राइमरी रिसर्च एंड वेंट टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। उधर पूछते पास से 3rd फ्लोर पे पहुंचे। वी टॉक टू वन ऑफ द ब्रोकर्स एंड बोला कि यार हमारा अकाउंट खोल दो। सही। उन्होंने पीक कोविड के टाइम पे हमें एक लिस्ट शेयर करी कि आपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने एंड यू हैव टू कम अगेन टू डू योर बायोमेट्रिक टू ओपन योर ब्रोकरेज अकाउंट। एंड इट टुक अस मोर देन 15 वर्किंग डेज एंड कपल ऑफ विजिट्स जस्ट टू ओपन आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट हियर इन पाकिस्तान इन द टाइम ऑफ पीक कोविड। सो दैट वाज द हैसल कि यार जो हमारी हैसल जर्नी थी, उससे हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे जैसे अर्ली और मिड कैरियर बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनका फाइनेंस से ताल्लुक़ नहीं है, या इवन फाइनेंस से ताल्लुक़ भी है, उनको पर्सनल फाइनेंस 101 नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। ऐसा ही है। और अगर अवेयरनेस मिल भी जाए किसी तरीके से, तो एक्सेसिबिलिटी टू कैपिटल मार्केट्स या जो रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है वो इतनी बुरी है कि वो बंदा पहुंच ही नहीं सकता। ऐसा ही है। और दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो ग्रो ही नहीं कर सकी, यानी सेविंग्स रेशो आपकी कंट्री का ग्रो ही नहीं कर सका, क्योंकि वो एक HNI माइंडसेट पे ऑपरेट करते हैं। HNI इज बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो उन्हीं के सराउंड वो घूम रहा है,
सिस्टम एक सर्कल के लिए, पर्टिकुलर सर्कल के लिए बना एंटरटेन ही नहीं किया। तो इस तरह से हमने इस पे काम करना शुरू किया एंड दैट्स हाउ द विजन ऑफ वाईपे फाइनेंशियल सर्विसेज केम इनटू बीइंग। ओके, वाईपे पे मैं अभी आ रहा हूँ, तो वो फिर जो स्टॉक अकाउंट था 15 दिन का, वो खोला कि नहीं खोला या उसको छोड़ दिया? जी वो खुला हुआ है, उस पर हम करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, बट ये है कि उसके वो जो जर्नी थी उससे हमें इतनी हेल्प हुई कि we were able idea generate हुआ mind में to create a solution that was designed for a specific problem, recurring problem जो कि exist कर रही थी इंडस्ट्री में। और हम जैसे और भी बहुत सारे मिलेनियल्स और जेनजी थे जिनको वो प्रॉब्लम के बारे में एक तो आगाही नहीं थी, अगर थी तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ख़राब थी, जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश। सही। तो मैं फुरकान साहब, मैं इस पे आता हूँ कि वाईपे एक फिनटेक कंपनी, एक फिनटेक स्टार्टअप, ये इसकी शुरुआत आपने बताई कि जो पीछे वो स्टॉक मार्केट का पूरी स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वाईपे में कैसे आए, कैसे स्टार्ट किया, कैसे पार्टनर मिला, वाईपे है क्या, लोग वाईपे पे क्यों आए, इस बारे में ज़रा प्लीज़ आप कुछ बताएं। सो जैसे कि मैंने बताया कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कि मतलब ये इसके पीछे प्रॉब्लम क्या थी जिसको हम सॉल्व करने चले थे। तो जब हम इस पे इसको एज अ साइड प्रोजेक्ट लेके इस पे काम करना शुरू किया, मेरे और मेरे जो दोस्त जो हु इज़ नाउ माय को-फाउंडर, तो हमने ये आइडिया इंक्यूबेट कराया। उस वक्त नेस्ट आया होता था, जो कि अब रीब्रांड हो गया, कैटलिस्ट लैब्स हो गया, जहाँ रहा उसको लीड करती थी। तो हमने उधर इंक्यूबेट किया। उसके बाद वी आल्सो गॉट इंक्यूबेटेड इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली ये होते हैं जहाँ पे आपके पास अगर कोई आइडिया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो उस आइडिया को रिफाइन करते हैं और आपको एक उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल मॉडल बनाने में हेल्प करते हैं टू मेक इट अ सस्टेनेबल बिजनेस। तो जब हम कर रहे थे तो उसी दौरान थ्रू NIC और एंड नेस्ट आयो वी गॉट कनेक्टेड टू आवर अर्ली बोर्ड एडवाइजर्स, आप कह सकते हैं। वन ऑफ देम वाज इज नाउ चेयर ऑफ द बोर्ड मिस्टर निरान रहमान। सो उनका बैकग्राउंड ये था कि वो UBL बैंक में ट्रेजरी के में काम करते थे फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। ट्रेजरी बेसिकली क्या होती है, बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको री इन्वेस्ट कर रही होती है। तो उनका इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड था, तो उनकी काफ़ी मेंटोरशिप हमने ली, उनसे गाइडेंस ली। सो वी वर टेकीज, वी न्यू द प्रॉब्लम, वी फेस्ड प्रॉब्लम आवरसेल्व्स, बट वी डिडंट हैड द डोमेन एक्सपर्टीज। तो डोमेन एक्सपर्टीज वहाँ से आई और फिर हमने काम करना शुरू किया। एंड थ्रू देम वी गॉट टू नो कि यार द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान एक एपेक्स रेगुलेटर है जो कि यहाँ पे कंपनीज को रेगुलेट करता है। वो अपना एक रेगुलेटरी इनोवेशन सैंडबॉक्स कर रहा है। अच्छा, ये इनोवेशन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? ये दुनिया भर में होता है। दुनिया भर के जो रेगुलेटर्स होते हैं वो इस तरह के सैंडबॉक्स करते हैं ताकि वो आइडियाज़ वजूद में आए जिनकी ऑलरेडी रेगुलेशन मौजूद नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी, अगर आज क्रिप्टो करेंसी है वो अभी तक आप रेगुलेटेड, आपकी कोई लाइसेंसिंग रेजीम नहीं है, तो सैंडबॉक्स में वो टेस्ट कर सकते हैं कि यार ये वायबल है कंट्री के लिए और इस पे काम किया जा सकता है, इसके लिए रेगुलेशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो एक वो सैंडबॉक्स रखते हैं, इसमें लोग अप्लाई करते हैं, उनको जो आइडियाज़ अच्छे लगते हैं उनको वो 5-6 महीने एक बेसिकली टेस्टिंग एनवायरनमेंट के थ्रू गुजारते हैं एंड देन दे गिव देम द कमर्शियल लाइसेंस, जो आपका एक फिनटेक का लाइसेंस होता है। तो हम भी इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे 2021 में, और 2021 के एंड में जब हमने अपने रिजल्ट सबमिट किए SECP को, the Security and Exchange Commission Pakistan, they were pleased and they gave us the green light and now it is the time to come up with a commercial license for this kind of innovation, where we basically wanted to become a personal finance 101 kit for people like us and also give them the accessibility to regulated savings and investment avenues. And आसान लफ्जों में food panda for savings and investment avenues in Pakistan. So this was the model behind the scenes जो हम सोच रहे थे। तो वाईपे खुद एक इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं है, वे काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जहाँ से आपकी हम पर्सनल फाइनेंस 101 एजुकेशन पे काम करते हैं और आपको एक्सेसिबिलिटी देते हैं टू रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। उसमें मल्टीपल आपके एसेट क्लासेस हैं, जिस तरह स्टॉक्स होते हैं, रियल स्टेट होती है, इसी तरह के बहुत सारे एसेट क्लासेस हम ऑफर करते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। तो ये मतलब आप लोग एक मिडल मैन हैं जो कंज्यूमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं फंड से या फिर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे और उन पर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सही है, आप इसको ले सकते हैं, बट वी आर बियॉन्ड दैट। आप एक मार्केट प्लेस ही होती है कि वो सिर्फ कनेक्ट कराती है। सो वी आर नॉट जस्ट कनेक्टर। सो आपकी पूरी वेल्थ मैनेजमेंट की जो ट्रैकिंग है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन, पूरी उसकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रही होगी। सो इट्स अ सेंट्रलाइज्ड विंडो। सो मार्केट प्लेस में होता है कि यू जस्ट कनेक्ट एंड देन द ट्रांजैक्शन इज ओवर। इन आवर केस बेसिकली ट्रांजैक्शन इज टोटली मैनेज्ड
एंड जो भी उसकी ट्रांजैक्शन की फैसिलिटेशन है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे। अभी आपके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव यूजर्स कितने हैं? So we started off in April 2022. Right now we have crossed 25,000 active customers that are actively using our platform to educate themselves about personal finance and also using it to start their financial journey जो भी उनकी investments। तो मतलब YPay के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन का भी कोई प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल। So we have a learn page where you have YPay Academy। उसमें आपके quizzes होते हैं, bite size information होती है to educate yourself about personal finance 101। उसके अलावा टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि लोगों ने उनकी स्टोरीज होती हैं कि हाउ जो YPay के इनिशियल यूजर्स थे हाउ दे बेसिकली क्रिएटेड अ जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू YPay। और उसके साथ साथ यू आल्सो हैव अ मशवरा। मैं मशवरे पे आने वाला था कि एप्लीकेशन में देखा था, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज है मशवरा। बेसिकली बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये एजुकेशन ले भी लेते हैं, वो देखते हैं अच्छा भाई लाइसेंस एंटिटी भी है, but they don't want to start their investment journey until they have complete surety of the product, क्योंकि स्कैम्स बहुत हैं पाकिस्तान में। ऐसा ही है। तो मशवरा इज बेसिकली अभी क्योंकि हमने उसको प्राइस नहीं किया हुआ, फ्यूचर में वो प्राइस होगा। सो इट्स अ 15 मिनट 1-on-1 सेशन विद वन ऑफ आवर फाइनेंशियल गुरुज। सो आप मशवरा आप वहीं पे बुक कर सकते हैं, आपको कैलेंडर होता है, किसी बॉट से आप चैट नहीं करेंगे, ह्यूमन। सो हमारे वी हैव पैनल ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, तो आप बुक करते हैं तो आपके पास स्लॉट्स होती हैं, आप कैलेंडर से बुक करते हैं और आप वो जूम मीटिंग है या गूगल मीट के थ्रू आप वीडियो कॉल पे अपना इंडिविजुअल केस डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी ये XYZ रिक्वायरमेंट्स हैं और ये मेरा XYZ एक्सपोजर है, हाउ डू आई प्रोसीड और किस तरह से मैं अपनी जर्नी को क्राफ्ट करूं इन द लॉन्ग रन। तो ये इस तरीके की हम सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली YPay जो है वो यूजर को किस चीज से कनेक्ट कर रहा है? स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करता है? किस मार्केट में लेके जा रहा है? राइट नाउ वी स्टार्टेड ऑफ विद म्यूचुअल फंड्स। सो जस्ट लाइक स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड भी एक एसेट क्लास है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड बेसिकली ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं, बड़े बैंक्स, उनकी सिस्टर कंपनीज होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट से मुराद यानी पैसा, मैनेजमेंट कंपनी ऐसा ही है, जैसे HBL के HBL फंड्स, UBL की UBL फंड्स, अल्फला की अल्फला इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ऐसा ही है, JS की JS इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अलमिजान की अलमिजान इन्वेस्टमेंट। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं? ये बेसिकली इनके पास मल्टीपल फंड्स होते हैं, लो रिस्क फंड्स भी होते हैं, हाई रिस्क फंड भी होते हैं। तो लो रिस्क फंड क्या होगा? लो रिस्क फंड ये होगा कि उसका एक फंड मैनेजर होगा, वो एक पूल ऑफ फंड बना देंगे, ठीक है, जिसमें अगर किसी के पास 1000 रुपये है वो 1000 रुपये डाले, जिसके पास करोड़ रुपये है वो करोड़ रुपये डाले, उसके अगेंस्ट उनको सर्टेन यूनिट्स मिलते हैं जो भी उसकी प्राइस होती है पर यूनिट। ठीक है, तो वो सारों का पैसा जमा होता है उस पूल में, जैसे म्यूचुअल पूल कहते हैं हम। बिल्कुल। और वो जो फंड मैनेजर है वो फिर उसको स्मार्टली री इन्वेस्ट करता है, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, वो री इन्वेस्ट करता है। अगर लो रिस्क है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में री इन्वेस्ट कर रहा होता है, अगर हाई रिस्क है तो वो स्टॉक्स में री इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो म्यूचुअल फंड से हम स्टार्ट हुए, उसकी वजह ये थी कि हम समझते थे कि जो एसेट क्लास जो सबसे क्लोजेस्ट है और जो सबसे आसान है फॉर अ जेन ज़ी एंड अ मिलेनियल किड हियर इन पाकिस्तान, वो म्यूचुअल फंड है। तो इसलिए हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी एजुकेशन देते हैं और लो रिस्क म्यूचुअल फंड और हाई रिस्क म्यूचुअल फंड दोनों ऑफर करते हैं अपना प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो जैसे मैंने अपने यूजर्स को बताया था कि आप हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे कि और आप किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली, तो YPay जो है वो इन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब कर दिया है। मैं इनसे पूछता हूँ आपके लिए कि सर कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपने खुद देखी हो, जो आपके प्लेटफॉर्म से निकली हो, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टोरी जो आप सुनाना चाहते हो, जो लोगों को इंस्पायर करे कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे आए। बिल्कुल। सो अब मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूँ। मैं यूजर्स की, क्योंकि इट्स प्राइवेसी होती है तो यूजर का नाम नहीं बता सकते आप, मैं जनरल एग्जांपल बताता हूँ। सो वन ऑफ द यूजर्स जो थे हमारे, एक छोटी, उनका बहुत छोटा यूज केस है, मैं आपको समझाता हूँ। तो उनको बेसिकली उनकी इंगेजमेंट थी आज से, समझे फॉर एग्जांपल उनकी इंगेजमेंट थी 6 महीने बाद। ओके, सही है। और क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि गोल्ड इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी, तो इंटरनेशनल से रेट उसके सही होते हैं और औकात से भी बाहर होगी। बिल्कुल, औकात से। तो अब उन्होंने एक रिंग परचेज करनी थी, फॉर एग्जांपल वो 50,000 कॉस्ट कर रही थी, और उन्होंने कहा यार मेरे पास जो है 5 महीने का मैं 10,000 सेव करूँ तो 50,000 मैं जमा कर लूँगा और मैं वो रिंग खरीद लूँगा। बट इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो 5 महीने बाद वो 50,000 की ही होगी रिंग? सही, जाहिर। तो अब क्या करेंगे? और आजकल सोनार भी वो आपको 10,000 पे वो बुक नहीं करके देगा, वो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे या एटलीस्ट मोर देन 50%। ऐसा ही। और उनके पास 50,000 पूरे नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड ऑप्ट करेंगे जो कि री इन्वेस्ट कर रहा होगा गोल्ड में। जैसे आज से थोड़ा अर्से पहले अलमिजान ने एक इन्वेस्टमेंट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था म्यूचुअल फंड का, जो कि री इन्वेस्ट कर रहा था गोल्ड। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो भी 10,000 मंथली था वो उस गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाल लेते। तो अगर शायद बढ़े भी और हो सकता है गिरे भी, उनकी जो प्राइस थी वो लॉक हो गई अगेंस्ट गोल्ड। ओके। सो बेसिकली उनको एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स
तो जो उनका 50,000 की जो वैल्यू थी वो एग्जैक्टली मैच कर गई गोल्ड के साथ। तो एक ये यूज केस है। ओके, इसकी अनदर एक बताते हैं, हमारे उसमें आप म्यूचुअल फंड डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक फीचर है मैनिफेस्ट, यानी गोल बेस्ड सेविंग, यानी गोल है आपका कोई एम्बिशन है तो उसके अगेंस्ट आप गोल क्रिएट करके SIPs भी सेव कर सकते हैं। तो एक वन ऑफ द स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, शी वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप। सो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल था, उसने कहा नेक्स्ट ईयर मैंने जाना है और वो ट्रिप उसको कॉस्ट करी थी 1,20,000 की, और उसने कहा 12 महीने मैं भी अगेन 10,000 पर मंथ सेव कर सकती हूँ। उसने वो बनाया, बट मैं 10,000 रुपये अपने बैंक में रख रही हूँ तो वहीं के वहीं है, और ट्रिप की कॉस्ट ये गारंटी नहीं है कि अगले जून में भी 1,20,000 कॉस्ट करेगी। सही सही। सो इन्फ्लेशन के हिसाब से ग्रो कर रही है। ठीक सो उसने स्मार्टली क्या किया, अपने जो 10,000 मंथली सेव करी थी वो एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया। तो आजकल लो रिस्क म्यूचुअल फंड आर गिविंग यू क्लोज टू 20 to 25% पर एनम रिटर्न्स, तो इन्फ्लेशन के रेट से क्लोज होते हैं। Okay. तो बेसिकली उसका पैसा भी उसी तरीके से इन्फ्लेशन के रेट पे ग्रो होना शुरू हुआ। तो जो भी उसके 120,000 की वैल्यू थी, क्लोज टू 145,000 बनी, उतनी की उसको ट्रिप कॉस्ट करी। तो बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ वेज वे यू कैन स्मार्टली पार्क योर मनी, चाहे वो 1,000 रुपये या 5,000 रुपये। देयर आर लॉट ऑफ मैनी स्टोरीज जो लोगों ने की हैं अपने मास्टर्स के पैसे। मास्टर्स आपको पता है आजकल आपको जो बाहर बच्चे जा रहे हैं 35 लाख 40 लाख रुपए जमा करने होते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं जॉब कर रहे होते हैं, अब वो हर महीने 2 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, 3 लाख रुपए सेव कर रहे हैं या लाख रुपए भी सेव कर रहे हैं। उनका मसला ये है कि वो बैंक में रखे रखे डिप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए भी यही है कि लो रिस्क में डालें जहाँ 100% आपका रिस्क जो है वो फ्री है, इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रीइन्वेस्ट कर रहा है लो रिस्क म्यूचुअल फंड। तो अगर उन्होंने 15 लाख 16 लाख रुपए एक्चुअल में जमा किए हैं तो उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर वो 17-18 लाख 19 लाख होगी। तो वो उनका बेसिकली जो भी इन्फ्लेशन है उससे मार्क को मैच करे। अच्छा, बार बार आप लो रिस्क की बात करें, लो रिस्क और हाई रिस्क की, तो हमने तो हमेशा सुना है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। तो इसमें लो रिस्क में इतना रिटर्न जो भी आपने बताया कि 22 to 25% पर एनम मिल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न है अगर आप लो रिस्क पे भी जा रहे हैं। बिल्कुल, देखें तो हाई रिस्क पे कितना रिटर्न है? सो इन्वेस्टमेंट में फिलॉसफी यही होती है, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, बिल्कुल ऐसी होता है। बट यूजुअली अगर आप नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इज क्लोज टू 12 to 13% या 14% भी बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम द इंटरेस्ट रेट हैज़ गॉन टू 22% फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो जब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाता है तो हाई रिस्क का जब आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, हमेशा रिटर्न जो होती है वो इस तरह से कैलकुलेट होती है कि जो भी वो चीज़ रिटर्न दे रही है माइनस जो रिस्क फ्री का रिटर्न होता है वो उसका एक्चुअल रिटर्न होता है। यानी अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और वो मैं हुकूमत पाकिस्तान को लोन दे रहा हूँ तो मुझे पड़े अगर 22 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर मैं कोई और चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा तो वो 22 रुपये से ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ ना, तो उस रिस्क के ऊपर मैं उसका एक्सपोजर ले रहा हूँ। तो अगर मुझे स्टॉक मार्केट 25% या 30% रिटर्न दे रही है तो इन रियलिटी आई ओनली गॉट 8% रिटर्न क्योंकि वो उस 30 में से 22 माइनस होगा। ओके सही है। सो अभी क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी है तो लो रिस्क जो आपकी है वो रिकमेंडेड है, अगेन कंप्लीटली अप टू यू। अगर आपके पास नॉलेज है एंड इफ यू थिंक कि आप उस 22% से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं फ्रॉम अ रिस्की एसेट क्लास, तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लो रिस्क से स्टार्ट करें, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं लो रिस्क पे वो लें, एंड वंस यू गेन नॉलेज आप फिर हाई रिस्क में ट्राई कर सकते हैं। सही। अच्छा फुरकान साहब, बहुत से जो देखने और सुनने वाले लोग होंगे वो ऑब्वियसली शरिया कंप्लाइंस को भी देखते होंगे, तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, कन्वेंशनल भी शरिया कंप्लाइंस पे, या सिर्फ आप कन्वेंशनल पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें पाकिस्तान जब पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं। कन्वेंशनल बॉन्ड्स भी होते हैं जैसे हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं या नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, सही, और इस्लामिक बॉन्ड्स भी होते हैं जो कि इस्लामिक मार्केट्स भी इन्वेस्ट कर रही होती हैं, यानी इस्लामिक कंट्रीज भी उसमें इन्वेस्ट कर रही होती हैं और बहुत सारे इस्लामिक बैंक्स भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सुकूक बॉन्ड्स। सो हमारे पास दोनों तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। इवन हमारी अगर आप ऐप पे भी जाएंगे तो फंड्स में फिल्टर होता है, शरिया फिल्टर लगा के आप सिर्फ शरिया सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज जिसमें आपको शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज भी मिलेंगी और कन्वेंशनल भी मिलेंगी। कंप्लीटली अप टू यू कि अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल हैं कि यार मैं शरिया में ही सिर्फ इन्वेस्ट करूँ तो शरिया सिक्योरिटीज में। शरिया में ये है कि आपका गारंटीड आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर लो रिस्क सुकूक बॉन्ड है तो उसमें आपको रिस्क फ्री ही इन्वेस्टमेंट ही होगा। सही। तो वाईपे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब तक आपको पता होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे डाउनलोड करना है। आप गूगल स्टोर पे, आईफोन एप्पल स्टोर पे आप जाके वाईपे लिखें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स मैंने पर्सनली देखी है मौजूद हैं, तो आपको मुश्किलात नहीं होंगी। और अकाउंट बनाना भी काफ़ी आसान है वहाँ पे, वो आपको 15 दिन का प्रोसीजर नहीं है, मेरे ख्याल से हार्डली 1 दिन के अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है। आप इन्वेस्टमेंट तो राइट ऑफ द बेड कर सकते हैं,
और जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके नेक्स्ट डे हम अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पुश करते हैं और विद इन 1 वर्किंग डे आपकी इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो जाती है। तो अभी क्योंकि फाइनेंशियल फिनटेक गुरु हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे थोड़ा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है और पाकिस्तान में ये कैसे इवॉल्व हो रही है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। आप सर इस वक्त अभी भी कराची के अंदर पॉश एरियाज़ के अंदर काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी कैफ़ेज़ हैं, काफ़ी मॉल्स हैं जो अभी भी प्लास्टिक मनी को ट्रस्ट नहीं करते। तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पाकिस्तान में कैसा देख रहे हैं कि जहाँ पे अभी एडॉप्शन नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते या मजहबी थोड़े मसले मसाइल हैं, क्या फ्यूचर होगा सर हमारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर 0.5% ऑफ द इन्वेस्टर्स आपके पास मौजूद हैं और उसमें से एक्टिव कितने हैं मैं ये भी नहीं पता। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी? बिल्कुल इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आज अगर आप देख रहे हैं तो ये एकदम से हो जाएगी। आप इफ़ यू वांट टू इमेजिन, आप ये देखें इंडिया को 10 साल पहले तो उधर भी एकदम से बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया था। कोविड में उनके तकरीबन 10 करोड़ अकाउंट खुले हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ऐसा ही जस्ट इन द टाइम ऑफ कोविड। सो उनका भी पीक एकदम से आया है। सो पीपल आर रेजिस्टिंग, जाहिर है थोड़ा से ट्रस्ट के इशूज़ होते हैं, थोड़े से स्कैम्स चल रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा टैक्सेस के इशूज़ होते हैं, तो इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली वी आर ऑन द राइट पाथ। तो हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो पैसा है वो सिस्टम के अंदर आ गया, बिल्कुल, यानी बैंक डिपॉजिट्स आप कह सकते हैं, ऐसा ही है। तो हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट था फॉर द लास्ट 2 years was close to 40% year on year. ओके, सो दैट मीन्स द इंक्लूजन इज हैपनिंग। जब इंक्लूजन हो रही है तेज रेट पे तो थिंग्स विल टर्न आउट इन द फ्यूचर। तो वी आर वेरी होपफुल। जाहिर है बहुत सारे लोग रेजिस्ट भी करेंगे, बहुत सारे लोग इस इकोसिस्टम में आ भी रहे हैं, तो धीरे आपकी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, ऐसा ही है, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा, इंडिया में जैसे आपने 10 करोड़ अकाउंट्स की बात करी, उस दौर में एक सीरीज भी तो आई थी स्कैम 1992, हो सकता है उससे इंस्पायर होकर भी लोग आए हो काफी। पाकिस्तान में भी काफी इसमें अकाउंट्स खुले थे भाई, वो ड्रामे आ रहे थे और सीरीज आ रही थी, लोग इंस्पायर हो रहे थे कि यार हम भी एक रातों रात ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाएंगे। मासेस को अवेयरनेस स्प्रेड करना बड़ा जरूरी है। वैसे फाइनेंस जो फिनटेक मार्केट है पाकिस्तान की, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गैप अभी इस मार्केट के अंदर मौजूद है। तो आप स्टार्टअप्स देख रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं पाकिस्तान में जो इनमें इस पे काम कर रहे हैं, या फिर अभी स्टार्टअप्स इतना इस तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं फिनटेक की तरफ? देखिए बिल्कुल, आप पाकिस्तान में बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप्स आ गए। फॉर द फर्स्ट टाइम डिजिटल बैंक लाइसेंस मिले, तो अभी आपको 3-4 डिजिटल बैंक्स आते नजर आएंगे। आपके पेमेंट्स गेटवेज आए हैं, बहुत सारे पेमेंट वॉलेट्स आए, लाइक सादा पे, नया पे, जिंदगी। तो दे हैव डन ग्रेट पेनिट्रेशन विद इन द मासेस। तो आपको लेंडिंग के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स दिख रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हम है, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आना चाह रहे हैं इस मार्केट में। सो इसमें बिल्कुल आपको ओवर टाइम आपको चीज़ें नज़र आएंगी, स्टार्टअप्स भी नज़र आएंगे, बट ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन आपको थोड़ा सा वो प्रोसेस स्लो होता नज़र आ रहा है। बट इवेंचुअली देयर विल बी, दिस स्पेस विल आल्सो बी क्राउडेड इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. ओके, अच्छा, जैसे आप देखा कि पहले आज से अगर आप थोड़ा 2-3 साल पहले जाएं तो रियल स्टेट मार्केट और एक गाड़ियों की मार्केट थी जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, मेरे ख्याल से 2022 की लास्ट में रिपोर्ट भी थी कि इस साल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स ऑटोमोबाइल ने आपको दिया। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली थी तो 32 लाख 33 लाख रुपए की हो गई थी एक साल के अंदर। इस चीज़ को देखते हुए कि लोगों का रुझान एक इतनी बड़ी मार्केट रियल स्टेट से, और रियल स्टेट जहाँ पे अभी डिक्लाइनिंग पे है, आपके यहाँ पे इस तरफ कितना बिजनेस आया है? आपके म्यूचुअल फंड्स में या बैंक्स को कितना बिजनेस मिला है? मतलब इसमें ग्रोथ हुई है या लोग अभी भी पैसा अपना दबा के बैठे हुए हैं? सो देखिए, चीज़ समझें कि लोग रियल स्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है सरमायाकारी करने के लिए, जब आपके इंटरेस्ट रेट्स होंगे 12-13%, स्टॉक मार्केट पे ऑन एवरेज आपको 20% मिल रहा होगा साल का, तो उनके लिए रियल स्टेट इज़ अ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो 20-25% से ज़्यादा पर एनम रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ओके। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको 22% से 23% बैठे बैठे मिल रहा है अगर रिटर्न पर एनम, और उनके पास स्टॉक मार्केट भी नहीं चल रही है, तो इसलिए वो अपना बहुत सारा जो पैसा, जिनका एक्स्ट्रा पैसा है, वो यहाँ पे पार करें, क्योंकि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। और अगर उनको कोई रियल स्टेट प्रोजेक्ट जो कि 22-23% से ज़्यादा नहीं देगा, और ये नहीं कि 1-2% ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा नहीं देगा वो रिस्क लेने, कम से कम 5-7% नॉट पुट देयर मनी इन दैट इकोसिस्टम। तो यही वजह है कि जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी स्लो डाउन कर ली है इन दीज काइंड ऑफ एवेन्यूज। तो अगर जब आपके इंटरेस्ट रेट वापसी डिक्लाइन पे जाएंगे, you'll see के इन्वेस्टमेंट्स हैपनिंग इन द रियल स्टेट एज वेल। सही। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट 22% पे भी पहुंचा हुआ है। आप एज अ फाइनेंशियल मार्केट्स में इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्यों? एक तो IMF की शराइत तो अपनी जगह है, लेकिन इसका फ़ायदा किसको है?
सो यूजुअली होता क्या है, जो हुकूमत होती है आपकी, मतलब इररिस्पेक्टिव हुकूमत, स्टेट बैंक जो होती है आपकी, यूजुअली जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन को। पाकिस्तान में वैसे इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, 22% इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट जस्टिफाइड, बट यूजुअली ये होता है कि जैसे 20% इन्फ्लेशन है तो आप उसकी क्लोज ही इंटरेस्ट रेट देखेंगे। सही है। तो एक तो ये बेंचमार्क होता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन तो अराउंड 41% पे बैठी हुई है, यहाँ पे वो मिसलीडिंग 22% यार, ऑलमोस्ट 50% ऊपर तो इन्फ्लेशन बैठी ऐसी होती है। तो अच्छा, और भी बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, और उनको देख रही होती है स्टेट बैंक और आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। सही। सो देखिए, जब आपका कोविड आया था, तो कोविड आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बंद हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो हुकूमत पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, 6-7% पे ले गई थी इंटरेस्ट रेट। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपका लोन लेना सस्ता हो जाता है, यानी अगर 6% इंटरेस्ट रेट है तो लोन आपको 8%, 9%, 10% पे मिल जाएगा। सही। तो जो आपकी लैंडिंग है वो चीप हो जाती है, तो लोग लोन लेके बिजनेस कर सकते हैं, सही, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ कोविड। और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अगेन उनको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में 6% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, तो वो प्राइवेट जो कंपनीज हैं या प्राइवेट जो जगह बिजनेस हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे टू गेट बेटर रिटर्न्स। इवन 15% इज बेटर देन 6 to 7%। ओके। तो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हुकूमत इंटरेस्ट रेट्स गिराती है। अब उसको खर्चा कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे पास, आपको पता है, इंपोर्ट्स आती हैं बहुत सारी, हमारे पास पैसे नहीं है अपने मुल्क चलाने के लिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सही। उससे क्या होता है कि जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को प्राइवेट अगर एक बिजनेस में 20% रिटर्न मिल रहा है और यहाँ पे रिस्क फ्री पे इतना मिल रहा है, तो दे वुड इन्वेस्ट देयर मनी एंड दे वुड पार्क देयर मनी। इवन बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, दे वुड पार्क देयर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस तरह हुकूमत को भी लोन मिल जाता है, और लेंडिंग जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि अगर 22% पे हुकूमत पाकिस्तान रिटर्न दे रही है आपको, तो लेंडिंग वुड बी क्लोज टू 25 to 30% फॉर एन इंडिविजुअल जो भी पाकिस्तान में है, तो लेंडिंग भी एक्सपेंसिव होती है। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन कर जाती है, तो ग्रोथ नहीं होती, सही, लेकिन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस। एक आप मुझसे डॉलर की उसका जिक्र कर रहे थे कि डॉलर्स को कंट्रोल, डॉलराइजेशन को भी रोकने का एक तरीका है, स्मार्ट तरीका। वो इस तरीके से देखें, अगर आपको फॉर एग्जांपल आज डॉलर 300 रुपए का है, सही, तो अगर डॉलर में मैंने किसी भी, वैसे तो लीगल नहीं है आप डॉलर को होल्ड करें, लेकिन किसी बंदे ने अगर डॉलर को होल्ड किया हुआ है, अब हुकूमत पाकिस्तान दे रही है आपको क्लोज टू 22% रिटर्न। सही। सो अनटिल अनलेस डॉलर की वैल्यू साल में, अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि वो 70 रुपये तक बढ़े, यानी 370-380 पे ना जाए डॉलर, मैं डॉलर नहीं रखूंगा, मैं वो अपने पैसे इधर पार्क कर दूंगा। अच्छा। तो इंटरेस्ट रेट को एक स्टेट बैंक की ये तरीका होता है कि डॉलराइजेशन को रोकने के लिए भी इंटरेस्ट रेट को बेसिकली दे इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो जो डॉलर होल्ड कर रहा होता है वो डॉलर होल्ड नहीं करता, वो फिर गवर्नमेंट में डाल देता है, उसको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिल जाता है बनिस्बत अगर डॉलर वो होल्ड करे। एक बैंक में भी रख लिया तो तकरीबन इस्लामिक भी इस वक्त 15-16% दे रही है सालाना, और कन्वेंशनल में 18-19% दे रहा है। तो वो डॉलर की तरफ ना सोचे और अपना, क्योंकि डॉलर ज़ाहिर है घर में रखेगा, अनसेफ है, वो एक बैंक में पैसा आपके सेफ रखता है। तो डॉलराइजेशन को रोकने के लिए भी, ताकि जो एक्स्ट्रा डॉलर है वो मार्केट में आए और डॉलर का रेट भी स्टेबल हो, ये भी एक रैशनल होता है। फुरकान साहब, बस एंडिंग की तरफ चलेंगे, आपका काफ़ी टाइम ले लिया, मेरे बस 2 से 3 सवाल हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, करंट एजुकेशन सिस्टम, इसके अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना काम हो रहा है? कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो इस वक्त आपको फिनटेक की तरफ स्टूडेंट्स को लेके जाए, या अभी तक बस हम उन्हीं एक जो डिग्रीज चली आ रही हैं, वही किताबें चली आ रही हैं, उसी में हम रह जाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है। पर्सनल फाइनेंस एक, मैं समझता हूँ, एक इट्स ए नेसेसिटी। अगर यूएस में आप एक हाई स्कूल के बच्चे से बात करें, दे आर वेल एजुकेटेड इन देयर पर्सनल फाइनेंसेस। उसकी रीजन ये है कि उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है। पर्सनल फाइनेंस इज लिंक्ड टू लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, व्हाई सेविंग इज इम्पोर्टेंट। तो वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, ये चीज़ पढ़ाते हैं, हर जगह पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी, अगर आप इफ़ यू आर नॉट अ फाइनेंस मेजर, आपको ये नॉलेज नहीं मिलती। अगर आप खुद सीख लें तो सीख लें। भाई, मैंने तो अपने जो मेरी 22 साल की या 23 साल की एजुकेशन थी, आई नेवर heard a single word related to personal finance in my whole educational journey. ऐसा ही। So मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी, एक्सपोजर हुआ, तो मैंने ये पर्सनल फाइनेंस की अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ, और ये आपको कॉलेज, हाई स्कूल के लेवल पे सिखाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आए, उसको वहाँ पे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने आने चाहिए, उसको बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी 101 उसको आनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट
सेविंग्स एवेन्यूज़ क्या होते हैं रेगुलेटेड। तो उससे क्या होता है कि जब वो अपनी प्रोफेशनल करियर में जाता है, he would be or she would be very smart about their finances from day one. सही। सो ये बड़ा ज़रूरी है। नहीं, जैसे हम देखते हैं कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हमारा एक शौक होता था कि वो गुल्लक ले लिया, गुल्लक में पैसे जमा हो रहे हैं, तो वो उसको हम सेविंग समझते थे। अब आज आके इस स्टेज पे आके अंदाज़ा होता है कि यार वो सेविंग्स तो नहीं थी, सेविंग्स को कहीं हमने मिसअंडरस्टूड नहीं कर दिया। देखिए ये दुनिया, अगर आप बैठे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ इन्फ्लेशन है 3% या 4% फॉर एग्जांपल। सही। तो आपने अगर 100 रुपये भी रखे हैं और इस तरह ही आपने गुल्लक में रखे या बैंक में रखे, तो आपने 3-4 रुपये खोए अपने 100 रुपये के ऊपर। यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यहाँ इन्फ्लेशन है 40%, डेप्रिसिएशन है बहुत तेज। ऐसा ही है। तो यानी अगर आपने 100 रुपये भी सेव किए गुल्लक में, आपने या बैंक में रखे रहने दिए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू बेसिकली लॉस 40 रुपीज ऑन दैट 100 रुपीज। ओके, तो मतलब वो सेविंग्स नहीं हुई, आपने मल्टीप्लाई कर दी, डेप्रिसिएशन हो रही है। तो इस तरह की इकोनॉमीज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इस तरह पार करें। लो रिस्क एवेन्यूज हैं बहुत सारे, कि वो चलो 40% नहीं गिर रहा तो थोड़ा कम ही गिरे, आप पूरा तो 40 रुपये ना खोए ना 100 रुपये। तो ये बड़ा जरूरी है। बीइंग अ फिनटेक स्टार्टअप, वाईपे का कोई इरादा है इन फ्यूचर कि जैसे बैंक्स ने बीच में लेके आए थे, यंग सेवर्स अकाउंट लेके आए थे, 5 साल से लेके 17 साल के बच्चे तक के लिए अकाउंट खोलते थे और वो उस पर भी प्रॉफिट वो देते थे। तो वाईपे के कोई ऐसे प्लानिंग है कि यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए कोई ऐसे अकाउंट्स आएंगे जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकें या अपने पैसों को वो पार्क कर सकें? कुछ ऐसी है अपॉर्चुनिटी? सो राइट नाउ आवर फोकस इज के 18+ तो कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन जो आपने एज ब्रैकेट बताया उसके लिए हम पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव प्लान कर रहे हैं। सो वी आल्सो डू आवर फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डिफरेंट स्टार्टअप्स। हम उधर जाते हैं, पर्सनल फाइनेंस 101 का सेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं मास्टर्स को कि वाई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। इसी तरह हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि क्यूरेट कर रहे हैं फॉर स्कूल किड्स और हाई स्कूल किड्स, यहाँ पे जाके हम सिर्फ उनको बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी जाके पढ़ाएंगे और उनको नॉलेज देंगे जो कि उनको तैयार करेगी कि जब वो अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं या प्रोफेशनल करियर्स में, तो दे आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड दे आर स्मार्ट अबाउट देयर मनी, और किस तरह से उसको पार करना है कि दे डोंट डिप्रिशिएट, इनफैक्ट दे अर्न प्रॉफिट्स ऑन दैट। अच्छा, फुरकान साहब सेविंग्स के ऊपर बात कर रहे थे, मैं अभी मुझे दिमाग में एक सवाल आया। इस वक्त कराची के अंदर अगर मैं बात करूं, आप जिससे मिलो बिजली का बिल बहुत आ रहा है, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा सैलरी बिजली के बिल में जा रही है, पानी नहीं आ रहा, मिनरल वाटर खरीदना पड़ रहा है, 10 खर्चे हैं, लोग बचा नहीं पा रहे, उल्टा बोरो कर रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे माशरे में इस तरह की एप्लीकेशंस या इस तरह की वो जो आपको सेविंग्स की तरफ लेके जाएं, आपको नहीं लगता कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगी जहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि अब सेविंग्स नहीं, बंदा मकरूज होता जा रहा है? वो तो देखें वही ना, यहाँ पे हम क्योंकि वी आर अ स्पेंडिंग इकोनॉमी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो वो है, इसमें जो बड़ा गैप है वो है अवेयरनेस का। लोगों को, बच्चों को हाई स्कूल पे सिखाया ही नहीं जाता कि भाई तुम एक मैकडॉनल्ड्स की डील खा रहे हो, 4 हफ्ते हर हफ्ते खा रहे हो, 1 हफ्ते ना खाओ, 2000 रुपये सेव कर लो। सही। सो लोगों को नहीं पता, आज आप 1 लाख रुपए अगर किसी लो रिस्क म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में डालते हैं, इवन शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटी में, वो 25 साल में उसकी 4 साल में वो डबल हो जाएगी। अच्छा, सही है, क्योंकि आपका रेट है ना, तो वो कंपाउंड होता है। कंपाउंडिंग को कहते हैं द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उसकी रीजन ये वो इतनी तेजी से कंपाउंड हो रहा होता है, और जितना टाइम आप लगाते हो वो तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। सही। बेसिकली या जे कर्व आपका शुरू में लीनियर जा रहा होता है, फिर एकदम से जे कर्व बनता है। उसकी रीज़न ये है कि आपका पैसा इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसके लिए आपको यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर सेविंग्स। तो वो लोगों को वो विजुअलाइजेशन, वो एग्जाम्पल्स, वो केस स्टडीज़, उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती। वो समझता है यार मैंने आज लाख रुपए दाने हैं तो 10,000 रुपये ही बने 6 महीने में, इससे अच्छा तो ये मैं 10,000 रुपये के मैं मैकडॉनल्ड्स की वही खा लेता और वो निकाल लेता पैसे। सही बात है। तो वो जो अवेयरनेस है ना, वो मिसिंग है बहुत बड़ी। अच्छा, तो वो अगर आप हाई स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों को देंगे, बिकॉज दे विल बी द नेक्स्ट जनरेशन हु विल बी बेसिकली अर्निंग, जो भी हाई आईटी एंड मिड करियर प्रोफेशनल होंगे, तो उनको जब ये अवेयरनेस मिलेगी, देन देयर वुड बी अ स्लाइट डिफरेंस यू वुड सी इन द कमिंग ईयर्स। अदरवाइज तो यही है कि अवेयरनेस ही नहीं है, तो जाहिर है स्पेंडिंग इकोनॉमी है, तो वो जैसा उन्होंने देखा है वो वैसे ही करता रहेगा, आगे फॉलो करेगा। अच्छा, ये 1 से 2 लाख हो जाएंगे, ये मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वाईपे के CEO बोल रहे हैं भाई, तो आप ये मेरी इस पे वो नहीं है। सो बेसिकली अगर आप 22% रिटर्न है तो आप खुद ही मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आप नहीं, लेकिन मैं बहुत से देखने वाले होते हैं वो भाई कि चलो कल ही जाके सारा बेच बाज के पैसा डाल देना, तो आप देख के अपने रिस्क के हिसाब से आपने भाई आप इनसे जो मशवरे का जो इनका टैब एप्लीकेशन में, आप उस पर उनसे 15 मिनट का सेशन कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे और किस तरह इन्वेस्ट करना है वो बताएंगे। सर,
वाईपे को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, थोड़ा सा ज़रा बात करेंगे डाटा साइंस की तरफ के। डाटा, आप एक डाटा साइंटिस्ट भी हैं, तो आप आपका बेसिकली कंपनी में रोल है क्या? आप एज अ डाटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं या अभी मतलब आप क्या कर रहे हैं आप? सो बेसिकली मैं वैसे ऑपरेशंस को लीड करता हूँ। तो ऑपरेशंस में आपकी जितनी भी इंटीग्रेशन है विद दी अदर एसेट कंपनी, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है बट वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट फर्म आवरसेल्व्स। तो हम बेसिकली हमारे अंदर ऐप के अंदर आप फंड्स देख रहे होंगे, अल्फला के, जेएस के, एकेडी के। सो उनकी इंटीग्रेशंस, उनके ऑपरेशंस स्मूथली चलें। उसके अलावा आपकी जो ऐप है उस पर एक यूज़र आता है तो उसकी पूरी ट्रैकिंग, जिसमें आपको प्रोडक्ट एनालिटिक्स होते हैं, तो उसमें टूल्स आते हैं मिक्स पैनल, हीप वगैरह, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करना। देयर आर लॉट ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें, उसमें सपोर्ट के नंबर्स हो गए, ऑपरेशंस के नंबर्स हो गए हैं आपके, कि इस वीक में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई, कितनी रिडेम्पशंस आई, किस तरह से ग्रो हो रहा है। तो अगेन इट हैज़ ऑल टू डू विद द डेटा। ओके, सो कम्प्लीटली डेटा ओरिएंटेड रोल है, बट मोर ऑफ ऑन द ऑपरेशनल साइड हैंड्स ऑन रोल है। बट अगेन वो डेटा से ही आपकी चीज़ें हो रही होती हैं कि डैशबोर्ड देखना है कि यार हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो हुआ है, अच्छा ग्रो हुआ है तो किस परसेंटेज से ग्रो हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है तो किस परसेंटेज से डिक्रीज़ हुआ है, हम इस मार्क को कब तक पहुँचेंगे बेस्ड ऑन करंट हमारा जो ग्रोथ रेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं डेटा से रिलेटेड ही। और मेरा जो डिलॉयट में रोल था, इट वाज मोर टुवर्ड्स डेटा साइंस ही, क्योंकि आप प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना रहे थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली लोन्स देती हैं, तो जब वो लोन्स देती हैं तो अब एक उनके ऊपर स्टेट बैंक की तरफ से रेगुलेशन है कि उन्होंने जो लोन्स दिए हैं उसका एक्सपोजर कैलकुलेट करना है कि कितने लोन्स उसमें से डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है। और जितने लोन्स डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं उसका आपने जो भी है कैपिटल आपने रखना है बैंक में एट ऑल टाइम्स, तो ताकि आप बैंकक्रप्ट ना हो सकें। ओके, सो क्रेडिट मॉडल्स इज बेसिकली यूजिंग द डेटा ऑफ जो जिन्होंने बोरोवर्स हैं, जिन्होंने दिया है, उनकी बेसिस पे जिन्होंने वापसी किया है और जिन्होंने वापसी नहीं किया, एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना कि बैंक ने जो अभी लोन दिया है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो लोन डिफॉल्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली काम था। अच्छा, तो यही काम आप जो है अपने सो बेसिकली यहाँ पे अब इट्स अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, लेंडिंग नहीं है, तो उसी तरीके से सही। तो मेरे साथ मौजूद थे फुरकान किदवाई साहब। बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पे, फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको आनी चाहिए, क्यों आपके बच्चों को आनी चाहिए, आप इसको कितना सीरियस लेना है। इस पॉडकास्ट से आपको अब तक पता चल चुका होगा। कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दी है तो वो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में कर लेंगे। इनका काफ़ी टाइम ले लिया है। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और आप इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।